हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरबीएससी का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। और जो नेक्स्ट पेपर है अभी बायो और मैथोलॉजी फिजिक्स का होगा। ठीक है। तो इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अपन अब उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप अपने चैनल के साथ बने रहना। आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं एक एक करके बता दूंगा, एक एक वीडियो से। ठीक है ना। आज जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपका है चैप्टर 10 से तरंग प्रकाशिकी। और टॉपिक का नाम है कि तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना। ठीक है ना। तो मैं दोनों की आपको डेरिवेशन बताऊंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। थ्योरी के लिए मैं आपको पीडीएफ नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले अपन बात करते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले अपन करेंगे परावर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ठीक है ना। परावर्तन हम किसका देख लें, प्रकाश का, प्रकाश के कारण। ठीक है। तो इसमें पहले आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताना चाहिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में क्या होता है कि जो आपका प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों के सामने वाला भाग तरंगाग्र होता है। ठीक है ना। तो देखो परावर्तन के अंदर क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, इसको अपन ये मान लें एम एन। अब इस पर अपन ये मानेंगे कि एक ए बी तरंगाग्र है, जो इस पर इस प्रकार आपतित होता है। ए बी तरंगाग्र है जो इसके बिंदु ए पर आपतित होता है। ठीक है। अब ये जो भी तरंगाग्र है कैसा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। ये भी कैसा तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र। आपतित समतल तरंग। ठीक है। अब देखो जो तरंगाग्र होता है वो हमेशा तरंगों के लंबवत होता है, तो इससे जो निकलने वाली तरंग है वो इसके लंबवत होगी टाइप। इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है। अब जहां पर ये आपतित होता है वहां पर क्या खींचना, आपको एक अभिलंब खींचना। ये अपन इसके अंदर क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। ठीक है। अब ये अभिलंब और आपतित तरंग के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो क्या कहलाता है, आपका आपतित कोण, पाई। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अब आपको पता है कि ये जो आपकी तरंगाग्र वापस क्या होगा, इस पृष्ठ से परावर्तित होगा। ठीक है। ये एम एन क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ। अब अगर ये वापस से परावर्तित होगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा, आपका जो बी वाला भाग है वो अभी तक इस पर आपतित नहीं हुआ, केवल इसका कौन सा भाग आपतित हुआ है, ए वाला। तो ए वाला इसके अंदर पहले परावर्तित होगा और फिर बी वाला क्या होगा, बाद में परावर्तित होगा। हम ये मान लेते हैं कि इस माध्यम में जो आपके प्रकाश की चाल है वो कितनी है, वी है। इस माध्यम प्रकाश चाल अपन क्या मान लेते हैं, अपन वी है। ठीक है ना। तो किसी टाइम टी पर जितने समय में बी आपके सी बिंदु पर पहुंचेगा। ठीक है ना। मतलब ये जो दूरी होगी बी सी, ये अपन मान लेते हैं कि ये वी वेग से चल रहा है और कितना टाइम लग रहा है टी। तो ये जो दूरी होगी ना आपकी बी सी, यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो चाल तो इसकी मान लेते हैं अपन वी और समय कितना लग रहा है टी, है ना। तो आपकी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी टी। ठीक है। अब जितने समय में ये बी सी दूरी तय करता है उतने समय में ए बी क्या करेगा, परावर्तित होकर ए डी दूरी तय करेगा। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का चाप भरेंगे इसमें, स्केल प्रकार से चाप भरेंगे इसमें, और चाप भरकर प्रकार को यहाँ रखकर इसमें यहाँ से काट देंगे। ठीक है। जैसे काट हो गया तो काटने के बाद क्या करना आपको, इसको सी बिंदु से मिला देना। इसको इधर मिलाएंगे अपन ए बिंदु से और इसको मिला देंगे अपन सी बिंदु से। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कौन सा, डी बिंदु। अब ये जो आपका ए डी है उसकी लेंथ आपकी किसके बराबर होगी, इसी की। क्योंकि जितने समय में बी सी तक पहुंचता है उतने समय में ए कहाँ पहुंच जाएगा, डी तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी ना ए डी, वो भी कितनी हो जाएगी, वी टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो बनेगा आपका सी डी, ये क्या बनेगा, आपका परावर्तित तरंग। कौन सा तरंगाग्र बनेगा,
परावर्तित तरंग। ये तो आपका आपतित तरंगाग्र और ये हो जाएगा आपका परावर्तित तरंग। आपको परावर्तित तरंगाग्र के लंबवत क्या आएगी, परावर्तित तरंग। इसकी तरंग ऐसे बनेगी, ठीक है ना। इसका तरंग बनाएंगे ना बड़ी। अब आपको जहां पर ये परावर्तित हुई है वहां पर क्या खींचना है, वापस एक अभिलंब खींचना है। ये अभिलंब के साथ जो परावर्तित तरंग, वो जो एंगल बनाएंगे कौन सा कहलाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपका आवर्तन कोण था, ये कौन सा हो गया, आपका परावर्तन कोण। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। ये तो इसका डायग्राम हो गया, इसका क्या करना है आपको, डेरिवेशन। डेरिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, परावर्तन की व्याख्या करनी। सीधी सी बात है, परावर्तन की व्याख्या का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर दोनों नियम को सत्यापित करना है। परावर्तन, परावर्तन का पहला नियम तो क्या होता है कि आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें दिख ही रहा है कि जो आपका आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपका जो अभिलंब है, वो तीनों ही क्या है, एक ही तरफ। तो आपको पहला जो नियम है वो तो सत्यापित करने की जरूरत है, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। आपको इसका मेनली डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोणों को इन त्रिभुजों के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, देखो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा कोण है, आपका आई है, ठीक है। अब ये जो तरंग है और ये तरंगाग्र है, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल आई है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 - आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, ये अभिलंब है। अब ये अभिलंब है, इस पृष्ठ के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 - आई है तो इसके अंदर ये जो बचा हुआ कोण है वो कितना हो जाएगा, आपको आई हो जाएगा, ठीक है। ये आई है, ये 90 - आई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा I। इसी प्रकार से आप यहाँ देखो, ये आपकी परावर्तित तरंग है और ये जो परावर्तित तरंग है वो तरंगाग्र के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल आर है तो इसमें जो बचा हुआ एंगल वो कितना हो जाएगा, 90 - आर, ठीक है। उसके बाद में ये 90 - आर हो जाएगा और ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब भी पृष्ठ के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये 90 - आर है, तो ये पूरे एंगल में से जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, आर के, ठीक है। इतना सा काम आपको इसके अंदर करना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो बन रहा है ए सी डी और एक त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, आपको सर्वांग समता देखना है, ठीक है। पहला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज ए सी बी। अब सर्वांग समता कैसे दिखाते हैं आपको पता है, वो थर्ड क्लास में पढ़ा होगा। सर्वांग समता के लिए आपको दोनों त्रिभुजों की कोई भी तीन चीजें क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें तीन चीजें देखते हैं कौन कौन सी बराबर है। सबसे पहली चीज तो देखो, ये जो दूरियां हैं ए डी और बी सी, दोनों एक है बराबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज तो क्या हो जाएगी, ए डी बराबर किसके, बी सी के, और दोनों किसके बराबर है, बी टी। ये तो हो गया आपकी पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये वाले दो, ये वाले जो भुजा है इन दोनों में उभयनिष्ठ है। ए सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब तीसरी चीज क्या होगी इसके अंदर बराबर, तीसरी चीज आप देख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों क्या है, समकोण है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समकोण। त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग समकोण त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। अब जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इस त्रिभुज का आई कोण इस त्रिभुज के आर कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसके संगत कोण है। तब क्या हो जाएगा आपका, कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। परावर्तन का नियम यही होता है कि जो आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, अपवर्तन की, ठीक है। डाल दूँ।
हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, अपवर्तन किसका? प्रकाश का। सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम को बारीकी से देखना। कोई चीज समझ आती है वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखो डायग्राम क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक अपवर्तक पृष्ठ बनाना। उस अपवर्तक पृष्ठ का नाम दे दो mn। अब अपवर्तक पृष्ठ में क्या होगा? दो माध्यम होंगे। जैसे पहला माध्यम मान लेते हैं वन, माध्यम एक। दूसरा मान लेते हैं माध्यम दो। ठीक है, हम ये कर लेते हैं कि माना कि पहला माध्यम कैसा है? विरल माध्यम। और दूसरा माध्यम कैसा है? सघन माध्यम। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v1। यहाँ प्रकाश की चाल क्या मान लेते हैं? v1। और यहाँ मान लेते हैं प्रकाश की चाल v2। ठीक है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं अपन n1। अपवर्तनांक मान लेते हैं अपन क्या? n1। और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं अपन n2। ठीक है, अब आपको बता करके विरल माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, तो आपके v1 का मान क्या होगा? बड़ा हुआ जैसे v2 से। ठीक है, अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसमें क्या होगा? वो ज्यादा दूरी तय करेगा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसमें क्या होगा? वो कम दूरी तय। ठीक है, तो अब अपन ये मानते हैं कि कोई ए बी तरंगाग्र है जो इस पर क्या होता है? तिरछा आपतित होता है। कैसा आपतित होता है? अच्छा, वही सेम चीज है। ये ए बी तरंगाग्र है, इस पर कैसे आपतित हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। अब इस ए बी तरंगाग्र में जो ए बिंदु है वो पहले से इस पर आपतित हो चुका है, लेकिन बी बिंदु अभी भी इसी माध्यम से। ठीक है, तो ये बी बिंदु तो क्या करेगा? आगे सी बिंदु तक पहुंचेगा। उतनी देर में आपका ए बिंदु कहाँ तक पहुंचेगा? डी बिंदु। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर तो चाल अलग है प्रकाश की और यहाँ पर चाल प्रकाश की अलग है। ठीक है, यहाँ पर चाल ज्यादा है और यहाँ पर चाल क्या है? कम है। तो यहाँ पर जो दूरी चलेगा वो कम चलेगा और यहाँ पर दूरी क्या चलेगी? ज्यादा चलेगी। ठीक है ना, उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक तरंगाग्र खींचना पड़ेगा। ठीक है, और ये इस सॉरी अभिलंब खींचना पड़ेगा और ये इसकी क्या हो जाएंगी? तरंगे हो जाएंगी। ये अभिलंब के साथ कितना कौन आएंगे? आप दोनों कौन आएंगे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है इसके अंदर? हाँ, देखो अगर मान लो इसका वेग तो v1 है और इसका वेग कितना है? v2। ठीक है, और अगर ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। तो हमें बताया अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? पास में जाएगी, अभिलंब के और झुक जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो आपका अपवर्तित तरंगाग्र वो तो अभिलंब की ओर झुकेगा और ये क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा जैसे। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि ये टी टाइम में जो बी बिंदु है टी टाइम में कहाँ तक पहुंच जाता है? सी बिंदु तक पहुंच जाता है। कौन से बिंदु तक पहुंच जाता है? सी बिंदु। यहाँ पर इसका वेग v1 है और टाइम कितना लग रहा है? तो आपकी बी से डिस्टेंस कितनी जाएगी? v1 टी के पास। ठीक है, अब जितने टाइम में यहाँ पर पहुंचेगा उतने टाइम में कम दूरी तय करें क्योंकि यहाँ पर चाल क्या है? कम है। ठीक है ना, और क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाए। तो ये ए से कहाँ तक पहुंचेगा? मान लो v2 चाल से डी बिंदु पर पहुंच गया। और यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर ये जो एडी दूरी है किसके बराबर होगी? v2 इंटू टी। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। ठीक है ना, अब ये जो सी टी बना है ना ये आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। ये जो आपका अपवर्तित तरंगाग्र, ये आपका आपतित तरंग। ठीक है, और इसकी तरंगे ना सकते अपवर्तित तरंगे ऐसे सीधी जाएंगी। ये बताया आपको ये कैसा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। पीछे होगा ये वाला 90, ये वाला 90 और ये भी 90। ठीक है ना, ये सीधी क्या हो जाएगा? अपना अपवर्तित तरंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखना है आपको? इसमें आपके दो त्रिभुज बनने हैं। एक तो बना आपका ए बी सी और एक बना आपका ए सी डी। ठीक है ना, इनसे अपन को करना है अपन ये जो अपवर्तन है उसके नियमों को सत्यापित करना है। ठीक है, तो पहला नियम तो क्या होता है?
इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे अभिलंब खींचना, ठीक है, जैसे बिंदु कोई भी अभिलंब खींचेंगे, ये आपकी अपवर्तित तरंग है, तो इसके साथ देखिए बिना कौन सा बनेगा, अपवर्तन आई, आर, आई का आपका आपतन कोण और आर क्या आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब देखो आप आगे क्या करना है, ये मिटा लो। देखो इसका डेरिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपवर्तन के दोनों नियम याद रखिए। अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, अपवर्तन का पहला नियम है कि जो आपका आपतित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र अभिलंब, वो तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तरह। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो चित्र से हमें पता चला है कि आपतित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तरह पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण की ज्या है और परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, वो क्या कहलाता है आपका अपवर्तन, ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि पहले माध्यम का अपवर्तन n1 मात्रा, दूसरे माध्यम का अपवर्तन n2, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ क्या है, जो स्नेल का नियम, कौन सा नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर है वो किसके बराबर होगा, n2 अपॉन n। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन n2 ठीक है ना। ये अपन को प्रूव करना है इस डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करना है आपको, वही वापस इस आपतन कोण को आपको अंदर लेके आना। कैसे लेके आएंगे, जैसे आपको दिख रहा है ये कितना एंगल है आई, अब ये कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, ये आई है तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 90 - आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये अभिलंब भी कितना कोण बना है, 90 डिग्री, ये 90 - आई तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, आई। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर लगाना है, ये आर है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 - आर। और फिर ये 90 - आर है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपके पास, आर, ठीक है। इस प्रकार आई और आर आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर निकालना है, इस त्रिभुज में तो निकालेंगे अपन साइन आई, और इस त्रिभुज में निकालेंगे अपन साइन आर, ठीक है। पहले त्रिभुज एबीसी में, अब एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री, इसमें भी एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे अपन, साइन आई निकालेंगे। अब साइन आई का फॉर्मूला पता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, ठीक है। इसमें देखो आप लंब कौन सा, देखो ये एंगल बन रहा है इसमें थीटा, तो थीटा के सामने तो क्या होता है, लंब होता है, तो बीसी तो क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, बीसी तो हो गया लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने आ रहा है आपका एसी, कर्ण हो गया आपका एसी, ठीक है। यहाँ से साइन आई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, बीसी की वैल्यू आपकी V1t और एसी की वैल्यू दी गई तो उसमें एसी रख, इसको देखो आप समझ रहे हैं। ऐसे कौन सा त्रिभुज है आपको, नीचे वाला त्रिभुज आपका ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखो, इसमें क्या निकालेंगे अपन, साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या जाएगी, देखो थीटा के साथ में नाम कितना दिया हुआ है, एडी, एडी अपन कर्ण कितना हो जाएगा इसका भी एसी, ठीक है। तो ये एडी, एडी की वैल्यू कितनी है उसके अंदर, V2t अपॉन में एसी, ठीक है। इसको दे दो समीकरण दो। अब आपको इसमें निकालना समीकरण एक में किसका भाग देगा, समीकरण इसमें का नियम प्राप्त करने के लिए समीकरण एक में किसका भाग देगा, समीकरण दो, क्या कर देना उसमें, समीकरण एक में दो का भाग दे दो, क्या आ जाएगा देखो, अगर मैं एक में दो का भाग देता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा इसके अंदर साइन आई, और नीचे क्या आ जाएगा इसके अंदर साइन आर आ जाएगा बराबर, इधर क्या आ जाएगा V1t अपॉन एसी, और इसमें नीचे क्या आ जाएगा V2t अपॉन एसी, ठीक है। एसी से एसी मर जाएगा, टी से टी मर जाएगा, इसके अंदर क्या बच जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना आ जाएगा, V1 बटा हो, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम क्या लगाना है, अपवर्तनांक लिखना, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। अब इसको मैं अगर मैं पहले माध्यम के लिए निकालूं, तो पहले माध्यम के लिए कितना आ जाएगा, n1 बराबर सी अपॉन V1, और ऐसे दूसरे माध्यम के लिए कितना आ जाएगा, n2 बराबर सी अपॉन V2, ठीक है। यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन n1, और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन n2 है, ठीक है। ये V1 और V2 वैल्यू अपन किसमें डाल देंगे, समीकरण 3, ठीक है। जगह नहीं बची, क्या करें बताओ, इधर कर दो साइड में, देखो
समीकरण 3 से V1 और V2 का मान रखें, क्या हो जाएगा देखो, साइन आई अपॉन साइन आर। V1 की वैल्यू तो कितने अपना C अपॉन N1 और V2 की वैल्यू अपना C अपॉन N2, ठीक है ना। C से C मर जाएगा, ठीक है। N2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्या देगा उसको N2 अपॉन N, इसको अपन कर सकते हैं N2, ठीक है। तो अपन बस आ गई स्नेल का नियम। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन, इस आइगेंस के सिद्धांत से अपन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये जो दो मोस्ट डेरिवेशन है वो आपके आने के 100% चांसेस है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको एक बार रिवाइज करके जरूर दें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सभी तक पहुंचे, ताकि सभी को क्या मिले, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।